गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम ब्लड का कंपोजिशन या जो रक्त का संगठन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो ब्लड है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो उसमें अपन ने देखा था कि ब्लड जो है वो मेनली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड पार्ट और मैट्रिक्स या प्लाज्मा पार्ट। हम सॉलिड पार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। सॉलिड पार्ट में हम जो प्रोटीन्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हम अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोटीन्स के अलावा ब्लड में जो डाइजेस्टिव मटेरियल है या पचित पोषक पदार्थ है वो भी देखने को मिलते हैं। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ही डिस्कस किया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन होता है या अवशोषण होता है, और अवशोषण में जो इंटेस्टाइन है वहां से जो पचित पोषक है या डाइजेस्टिव मटेरियल है उनको ब्लड में डंप कर दिया जाता है या ब्लड में उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो डाइजेस्टिव मटेरियल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड में देखने को मिलते हैं, तो वो है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल, कुछ मिनरल्स। ये सारी चीजें ब्लड में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने लिखी है कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो एवरेज होता है 100 ml ब्लड के अंदर लगभग 80 to 100 मिलीग्राम ग्लूकोज है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। ठीक है। डाइजेस्टिव मटेरियल के अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है या अवशिष्ट पदार्थ है वो भी ब्लड में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करते हैं तो उसके रिजल्टेड या परिणाम स्वरूप जो है अवशिष्ट पदार्थ रिलीज किए जाते हैं, जिनमें से है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, इटेसी। इसके बाद में नेक्स्ट जो ब्लड का कंपोनेंट है वो है एंटीकोगुलेंट या प्रतिस्कंदक जिसे बोलते हैं। इसका ये जो एंटीकोगुलेंट हमारे ब्लड में जो मेनली प्रेजेंट होता है वो हिपेरिन होता है। इसका मेन काम होता है कि हमारे ब्लड में आपने देखा होगा कि कभी क्लोटिंग नहीं होती है। जैसे हमारी स्किन के ऊपर कभी चोट लगती है तो थोड़े टाइम बाद में क्लोट बन जाता है और ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है, लेकिन जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हिपेरिन। ये ब्लड को वेसल्स में क्लोट होने से रोकता है। इसके अलावा ब्लड में डिफेंस कंपाउंड्स या सुरक्षात्मक पदार्थ भी देखने को मिलते हैं, जिसमें लाइसोजाइम, ये नाम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेलाइवा के अंदर ये प्रेजेंट था। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी का एंजाइम है। जो ब्लड में अगर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा डिफेंस में कंपाउंड्स के अंदर एंटीटॉक्सिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंटीटॉक्सिन्स का काम होता है कि अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया ब्लड में कोई विषैला पदार्थ या टॉक्सिन मटेरियल अगर वो उसमें डाल देते हैं तो ये एंटीटॉक्सिन्स उससे हमारी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा हॉर्मोन्स जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में बनते हैं। बनने के बाद में इनको सीधा ब्लड में छोड़ दिया जाता है और ब्लड में ये ब्लड के साथ होते हुए ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो ब्लड में ये चीजें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा फंक्शन ऑफ ब्लड। इसमें हम सबसे पहले आरबीसी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरबीसी की अगर जनरल शेप की अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप है वो आउटर या कॉनकेव शेप होती है। इसे अगर हम ऊपर से देखें तो ये हमें ऐसी दिखाई देगी, राउंड शेप। लेकिन अगर इसे हम लेटरल साइड से देखें तो ये हमें ऐसी दिखाई देगी, कॉनकेव शेप। इसके फंक्शन पढ़ने से पहले हम इसकी जनरल जो कुछ फीचर्स है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आरबीसी है वो कहलाती तो एक सेल ही है, लेकिन नॉर्मल जो अदर सेल्स होती है उनसे थोड़ी सी ये अलग होती है। जनरली सेल की स्ट्रक्चर हम सब ने, ये कोशिका की संरचना हम सब ने पढ़ रखी है। किसी भी सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इसके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं जिसमें ढेर सारे कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है। ये सारे सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग जनरली किसी भी सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम आरबीसी की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस, जो कि किसी भी सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इसमें नहीं होता है। न्यूक्लियस प्लस जितने भी सेल ऑर्गेनल है या कोशिकांग है
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सारी की सारी चीजें हैं वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें कभी नहीं होते हैं। जब एक आरबीसी बोन मेरो में बनना स्टार्ट होती है या अपरिपक्व होती है, इमेच्योर होती है, तो उसमें ये सब कुछ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ती है उसमें न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल सब गायब हो जाता है। इसका जो मेन पार्ट है, इस आरबीसी का जो मेन पार्ट है वो बनाता है 64% अप्रोक्सीमेटली हीमोग्लोबिन। इसमें मेनली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है, हीमोग्लोबिन को इन शॉर्ट एचबी इसको लिखते हैं, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हम रेस्पिरेशन के दौरान जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जब हमारे टिश्यू CO2 को छोड़ते हैं तो उनको पूरा जो एक्सचेंज करने का काम है, जैसे ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के बाकी ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट करके आना है, या बाकी ऑर्गन्स के पास में जो CO2 बनी पड़ी है उसको लंग्स तक लेकर के आने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन का काम होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उनके साथ में बाइंडिंग एफिशिएंसी शो करता है, उनके साथ में ये बाइंडिंग का नेचर शो करता है। तो इनके ट्रांसपोर्ट में, ये जो गैसेस के उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हीमोग्लोबिन है वो मेन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ठीक है। इसके अलावा आरबीसी के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक चीज हम सब जानते हैं कि सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का AB होता है, किसी का O होता है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि किसका ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है? तो ये आरबीसी डिसाइड करती है। किसी भी इंडिविजुअल की या व्यक्तिगत किसी अगर व्यक्ति की हम बात करें तो उसकी जो आरबीसी होती है उसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप का जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है। ये किसी भी टाइप का हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग ये जो एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे होगा। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे एंटीजन की प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि हाँ इसका ब्लड ग्रुप A है या B है, और दोनों प्रेजेंट है तो AB है, और कोई एंटीजन नहीं है तो हम कहेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप है वो O है। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है RH फैक्टर। ठीक है। RH फैक्टर, अगर RH फैक्टर से रिलेटेड एंटीजन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये RH पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे ये RH नेगेटिव है। इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड जो है वो RH नेगेटिव का कैटेगरी का है। ठीक है। ये आरबीसी की जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गई। इसके अलावा आरबीसी की और अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो बात करते हैं इसकी लाइफ स्पेन की, या इसकी जीवन अवधि की, कि ये जो इसकी जो जनरल लाइफ साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है। ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि हमने डिस्कस किया कि इसमें न्यूक्लियस या कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है तो इसमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, ये विभाजन कभी शो नहीं करती है। जनरली एक आरबीसी की अगर हम बात करें तो इसकी जो लाइफ स्पेन या जीवन अवधि जो होती है वो लगभग 120 दिन की होती है। 120 दिन बाद में इसको एक हमारा बॉडी का ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन या प्लीहा, यहाँ पे 120 दिन बाद में इसको स्प्लीन या प्लीहा में भेज दिया जाता है। स्प्लीन या प्लीहा जो है वो आरबीसी की कब्रगाह भी कहलाता है, या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी उसे कहते हैं। स्प्लीन के अंदर जो आरबीसी है उसको पूरा तोड़ करके उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, लाइक हीमोग्लोबिन है तो उसका हीम प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, उसमें प्रेजेंट जो आयरन है या जो भी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट जितना भी उसके अंदर कंटेन है पूरा वापस निकाल लिया जाता है, ताकि दोबारा जब कहीं भी आरबीसी बन रही है बोन मेरो में तो वहां पे उसको दोबारा काम में लिया जा सके। कोई चीज यहाँ पे वेस्ट नहीं जाने दी जाती है। ठीक है। और वो इसकी आरबीसी की अगर सिंथेसिस की बात करें कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आरबीसी जो है वो बोन मेरो में सिंथेसाइज होती है। तो आरबीसी के मेन फंक्शन की अगर बात करें तो मेनली इसके दो ही फंक्शन है कि सबसे पहला इसकी जो सरफेस होती है या इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर की तरफ RH फैक्टर एंड ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होते हैं।
प्लस इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है, जो कि हमारे अंदर मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक है, और ये लंग्स से ऑक्सीजन को ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ऑर्गन से CO2 को लंग्स तक पहुंचाता है। ये यहाँ पे आरबीसी का मेन काम हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं WBC। WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, इनका जो दूसरा नाम है वो ल्यूकोसाइट है, इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ब्लड कैंसर होता है, जनरली ये वर्ड कई बार सुनने में मिल जाता है, ब्लड कैंसर जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो WBC है या RBC है, ये बोन मेरो में बनती है। बोन मेरो में कितनी इन कार्पसल्स को बनाना है या इन कणिकाओं को बनाना होता है, ये एकदम अंडर कंट्रोल प्रोसेस होती है। इसको पूरा कंट्रोल में रखा जाता है कि कितनी अमाउंट बननी है। इसके लिए सिग्नलिंग की पूरी प्रोसेस होती है, आगे से सिग्नल मिलता है कि हाँ इतनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, इतनी बना दो, या अब बनाना बंद कर दो या बनाने की स्पीड कम कर दो। लेकिन अगर ये बनाने की जो रेट है ये अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए, यानी WBC की जरूरत ही नहीं है फिर भी बने जा रही है एक मतलब इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर बन रही है कि इसे हम अब ब्लड कैंसर कहते हैं। अब ब्लड कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, या ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ल्यूकेमिया कब होता है? जब बोन मेरो में कार्पसल्स या कणिकाएं जब बन रही होती हैं या इनका प्रोडक्शन हो रहा होता है। नॉर्मली ये अंडर कंट्रोल होता है, नियंत्रण में होता है, लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए यानी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, तब इसे हम कहेंगे ल्यूकेमिया। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड में WBC या जो कणिकाएं हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, जो WBC है इनको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि इनकी जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है उसमें कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं। इन साइटोप्लाज्म, कि इनके साइटोप्लाज्म में कणिकाएं पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इस बेसिस पे इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट। ए मीन्स एब्सेंट। तो ये वो WBC है जिसके कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म के अंदर कणिकाएं पाई जाती है। एग्रेनुलोसाइट्स जो है ये वो WBC का टाइप है जिसके साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार की कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स की अगर बात करें तो ये फिर से इसका न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी है या उसकी खुद की साइज कितनी है, इस बेसिस पे फिर से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। एग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो मेनली 2 टाइप की होती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट फिर से 2 टाइप की हो सकती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। लेकिन यहाँ पे हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो WBC है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। WBC का
रोल क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो डिफेंस से रिलेटेड होता है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बाहर से आने वाले एंटीजन है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के लिए है लेकिन बाहर के एनवायरमेंट से हमारी बॉडी में एंटर करती है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, इसे एजी से डिनोट कर रही हूँ, पूरा लिख देती हूँ। एंटीजन जो है, एंटीजन किसी भी ऐसे केमिकल को या किसी भी ऐसी चीज को कहेंगे जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। ये आउटर एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में एंटर करता है, सिर्फ एंटर ही नहीं करता है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, सुरक्षा से रिलेटेड जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देती है, उसको सक्रिय कर देती है। तो कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देती है या डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है इसका मेन फंक्शन जो है वो है और ये एंटीजन जनरली हो सकते हैं लाइक कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया ये हो सकता है, या कोई पैरासाइट कोई हो सकता है। ये सारी चीजें हैं, ये हो सकती है। या जैसे सुनने को मिलता है किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को खाने की किसी चीज से एलर्जी है, तो वो जो जिस चीज से उनको एलर्जी है वो चीज उनके लिए एंटीजन का काम कर रही है। तो यहाँ पे जब भी हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जिससे हमें एलर्जी होती है, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि जब भी कोई आउटर एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, हम टॉक्सिन्स को भी इसमें काउंट कर सकते हैं। कोई टॉक्सिक मटेरियल अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो डब्ल्यूबीसी है वो एक डिफेंस सिस्टम की तरह उससे लड़ती है, उससे हमारी बॉडी का कंप्लीट प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी है उसका एक फंक्शन और है कि जैसे हमारी बॉडी का कोई पार्ट है, हमें चोट लग गई है, हमारी बॉडी का कोई पार्ट है, उसकी वहां की सेल्स मर चुकी है या खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो डब्ल्यूबीसी जो है वहां से उन सेल्स को हटाने का काम भी करती है। जैसे हमने नोटिस किया है कि जब भी हमें चोट लगती है हमारी स्किन हल्की सी उतर जाती है, लेकिन पूरी ऐसे बॉडी से अलग नहीं होती, आधी ऐसे चिपकी हुई रह जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर उसकी स्किन को अगर हम काट भी देते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे डब्ल्यूबीसी जो है वो वहां की जो सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर चुकी है। जो सेल हल्की सी भी डैमेज हो चुकी है उनको वो वहां से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा कोई सेल ऑर्गेनल है या कोई सेल है अगर अपनी पूरी लाइफ स्पेन या जीवन अवधि पूरी कर चुकी है तो उसको भी वहां से हटाने का काम है, वो भी इसी का ही होता है। तो ये कुछ डब्ल्यूबीसी के फंक्शन थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लेटलेट्स। जो रक्त कणिकाएं हैं उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेटलेट्स को, या हिंदी में इसे कहते हैं बिंबाणु। ठीक है, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि ब्लड क्लोटिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो फैक्टर रिक्वायर होते हैं उनमें से कुछ फैक्टर ये सिंथेसाइज करता है। ब्लड क्लोटिंग या जो रक्त का थक्का जमने की जो प्रक्रिया है उसमें ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या जो ब्लड का सॉलिड पार्ट है उसका यहाँ पे मेनली क्या फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है।
इस टॉपिक के अंदर हम पूरा पढ़ेंगे कि सबसे पहले ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, और नॉर्मली हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड क्लोट क्यों नहीं होता है, ब्लड क्लोटिंग में कितना टाइम लगता है, प्लस ब्लड क्लोटिंग में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कब कब स्टेप बाय स्टेप वो कैसे अपना काम करते हैं, और क्लोट कैसे बनता है। ये पूरी चीज है जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हमें चोट लगती है तो सबसे पहले थोड़े से कुछ मिनट तक ब्लीडिंग होती है, उसके बाद में धीरे धीरे ब्लीडिंग बंद हो जाती है, क्योंकि वहां पे धीरे धीरे क्लोट बनना है वो स्टार्ट हो चुका होता है। तो जो ब्लीडिंग टाइम है वो होता है 1 to 3 मिनट, और उसके बाद में क्लोटिंग प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाती है। तो क्लोटिंग टाइम जो होता है वो होता है लगभग 2 से 8 मिनट का। ठीक है, तो ये कैसे स्टार्ट होते हैं, कौन से फैक्टर या कौन से केमिकल है वो ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।